मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं केवीएस का पेडागोगी का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है शिक्षार्थी को समझना। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो आज से हम कोशिश यही करेंगे कि एक एक यूनिट को क्लियर कर दें और जल्दी जल्दी, ज्यादा नहीं 3 से 4 या 5 दिनों में जो पेडागोगी का पूरा पोर्शन है उसको खत्म कर दिया जाए। तो यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है शिक्षार्थी को समझना, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस यूनिट में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो चलिए ज्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, शिक्षार्थी को समझना। ये तो आप लोग सब लोग अपने कोर्स में देख ही चुके हैं कि ये शिक्षार्थी को समझना आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले वृद्धि, विकास और किशोरावस्था को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और वाद विवाद, विकास कार्य और चुनौतियां, विकास क्षेत्र में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक आदि, विकास में विचलन और इसके निहितार्थ को पढ़ेंगे। फिर इसकी किशोरावस्था को समझना, इसमें संस्थागत समर्थन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ। तो स्टार्ट करते हैं। वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और वाद विवाद, विकास कार्य और चुनौतियां। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। आपको बस सुनते चलना है और आपका एक एक चीज तैयार हो जाएगा। एक एक यूनिट पढ़ाने के बाद उसके क्वेश्चंस को भी मैं दूंगी। तो चलिए, बस आपको पढ़ते चलना है एक एक लाइन। जहां पे समझाना होगा वहां पे मैं समझा दूंगी। व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वृद्धि और विकास को जाने बिना एक अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता और न ही अपनी शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित ही कर सकता है। अतः वृद्धि व विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ सामान्य तौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास और अंगों की कार्य करने की क्षमता माना जाता है। अंगों के इस विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार भी किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार वृद्धि का अर्थ है शरीर की वृद्धि। हर्बर्ट सोरेनसर ने तो शारीरिक वृद्धि को बड़ा तथा भारी होना बताया है। एचवी मेरेडिथ एचवी मेरेडिथ ने वृद्धि व विकास के 5 प्रमाण बताए हैं। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको ये पूरा चार्ट दिखे। तो आप देख सकते हैं वृद्धि व विकास के 5 प्रमाण कौन कौन से हैं। पहला है आकार, दूसरा है संख्या, तीसरा है प्रकार, चौथा है स्थिति और पांचवा है सापेक्षिक आकार। तो ये आपको याद कर लेना है कि एचवी मेरेडिथ ने वृद्धि व विकास के 5 प्रमाण कौन कौन से बताए हैं। आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति, सापेक्षिक आकार। फ्रैंक ने तो वृद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि की प्रकृति को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो चलिए स्पष्ट करते हैं। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रात्मक माना जा सकता है। वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निरंतर नहीं होती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित होता है। स्त्रियों में वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा कम गति से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से और बाद में धीमी होती है। शारीरिक व मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। अब हम देखेंगे विकास का अर्थ। हमने वृद्धि को देख लिया, अब हम विकास को देखेंगे। विकास यानी डेवलपमेंट
परिपक्वता की ओर अग्रसर करता है, अर्थात विकास परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वृद्धि की अपेक्षा विकास की संकल्पना व्यापक होती है, यानी विकास के अर्थ में ही वृद्धि शामिल हो जाती है। अगर वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों की ओर इशारा करती है, तो विकास गुणात्मक परिवर्तन की ओर। सामान्यतः वृद्धि व विकास की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। विकास की प्रकृति। विकास की प्रकृति को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। वृद्धि व विकास की प्रक्रियाएं साथ-साथ चलती हैं। विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हो जाते हैं। अब वृद्धि और विकास में अंतर देख लेंगे और इनके अंतरों के माध्यम से हम वृद्धि और विकास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रायः देखा गया है कि वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि दोनों में कई आधार पर अंतर होता है, जो निम्न प्रकार से समझाया गया है। तो देखेंगे यहाँ वृद्धि है और यहाँ पे विकास है। तो अर्थ के आधार पे इसमें क्या-क्या परिवर्तन है? अर्थ के आधार पे वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है। शब्द के आधार पर वृद्धि जो है वो संकुचित है और विकास व्यापक है। परिणात्मक और गुणात्मक। तो वृद्धि जो है आपका परिणात्मक होता है और विकास जो है वो गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा। निरंतरता के आधार पर वृद्धि जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए वो अनिरंतर है, और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास सतत प्रक्रिया होती है जो कभी नहीं रुकती। भारतीय विचारकों के द्वारा मानव विकास को 7 कालों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। तो हम सातों कालों को देखेंगे, अवस्थाएं और अवधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवस्थाएं हैं और यहाँ पे अवधि है। तो सबसे पहले है गर्भावस्था, गर्भ धारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। फिर देखेंगे किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। युवावस्था 18 से 25 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष। वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। अब देखिए, मानव विकास की अवस्थाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर विद्वान मानव विकास की निम्न 4 अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं। तो ये जितना भी 7 था, इसको 4 अवस्थाओं में बांट दिए हैं। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक, यानी बच्चा जब जन्म लेगा वहां से 6 वर्ष तक शैशवावस्था। फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 और वयस्कावस्था 18 से ऊपर। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रथम 3 अवस्थाओं का महत्व है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का महत्व है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन 3 अवस्थाओं के विकास का अध्ययन किया जाता है। तो हम सबसे पहले शैशवावस्था को देखेंगे। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के अंतर्गत लगभग 2.5 वर्ष की अवस्था से तीव्र गति से विकास होता है। इस अवस्था में दोहराने की व अनुकरण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अवस्था भाषा को सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा देखकर सीखने लगता है, अर्थात इस अवस्था में समाजीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह कहा जाता है कि शैशवावस्था की अवस्था शिक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें अध्यापक, माता-पिता व समाज के व्यक्तियों का प्रभाव बच्चों पर अत्यधिक पड़ता है और बच्चा अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है। अनुकरण विधि बच्चों को अधिगम कराने की सर्वोत्तम विधि है। अब दूसरा है बाल्यावस्था। यह अवस्था वह चरण है जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था को 2 चरणों में बांट सकते हैं। 6 से 9 वर्ष तक बालकों में तर्क शक्ति व चिंतन की क्षमता बढ़ती है। जहाँ शैशवावस्था में बालक तीव्र गति से सीखता है,
वहीं बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। इसका एक कारण वैज्ञानिक यह मानते हैं कि बच्चे के सीखने का क्षेत्र बढ़ जाता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस अवस्था में अध्यापकों को बालकों को सिखाने के लिए शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम तीसरी अवस्था को देखेंगे जो है किशोरावस्था। वह अवस्था जो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष तक चलती है, किशोरावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है और उनकी लंबाई व भार में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन लड़कियों में लंबाई, भार व मांसपेशियों में लड़कों की अपेक्षा तेजी से वृद्धि होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें प्रजनन अंग विकसित होते हैं और लड़कों व लड़कियों में अर्थात विपरीत लिंगों की ओर आकर्षण बढ़ता है। यह अवस्था जीवन में तूफान की अवस्था कही जाती है, क्योंकि कई सर्वेक्षण बताते हैं कि इस अवस्था में यौन समस्या, नशा व अपराध की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति लड़कों व लड़कियों में पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। अब हम देखेंगे विकास के सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एक जटिल व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे क्रमबद्ध निश्चित समय पर होती है। धीरे-धीरे लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण तथा सामाजिक समायोजन आदि का विकास होता है। अध्यापकों को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बालकों को सही दिशा प्रदान कर सकें। वैसे तो विकास के सिद्धांतों के विषय में विद्वानों के अपने-अपने विचार हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो सभी क्षेत्रों पर लागू होते हैं और सभी विचारक उनका समर्थन करते हैं, जो निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले है निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत में हम देखेंगे क्या-क्या है। विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बल्कि वैज्ञानिक तरीके से देखें तो विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है। बालक का जन्म शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप होता है। कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंडाणु मानव बनकर विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया धीरे-धीरे चलती रहती है। फिर दूसरा है एकरूपता का सिद्धांत। इसमें क्या है, एकरूपता के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया में एकरूपता दिखाई देती है, चाहे व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी भी हो, लेकिन यह एकरूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण, बालकों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से होगा, चाहे वे बच्चे किसी भी देश के हों। बच्चों का शारीरिक विकास भी एक निश्चित क्रम में ही होगा, अर्थात वह सिर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों के विकास की गति में तो अंतर हो सकता है, लेकिन विकास के क्रम में एकरूपता पाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के दूध के दांत पहले टूटते हैं। बाहरी नियंत्रण से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। छोटे बच्चे मूल्यों और सिद्धांतों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। जैसे-जैसे वे स्वयं बड़े होने लगते हैं, तो उनके स्वयं के सिद्धांत, मूल्य, प्रणाली, स्वयं की आत्मा व स्वयं का आंतरिक नियंत्रण विकसित होने लगता है। फिर है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। मानसिक विकास की शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होता है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है, जो अमूर्त रूप में होती है, और बालक इसके प्रभाव व कारण को समझने का प्रयास करता है। फिर हम देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भाग का एकीकरण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले पूरे हाथ को और बाद में उसकी उंगलियों को हिलाने का प्रयास करता है। फिर अगला सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट के विकास का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार
बालक पहले सामान्य बातों को और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जानता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। फिर अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब तक के सिद्धांत से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे की रुचि क्या है, बालक को सम्मान की आवश्यकता है या नहीं, उसकी अभिरुचियां और वृद्धि के बारे में आदि। अब हम देखेंगे अगला सिद्धांत वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों को संयुक्त परिणाम होता है, ऐसा कई अध्ययनों से पता चलता है। अब अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चे के विकास की शुरुआत सिर से होती है और उसकी टांगे सबसे बाद में तैयार होती हैं। विकास की दिशा के सिद्धांत को भ्रूण के सिद्धांत के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला भाग है सिर से पांव की ओर। तो सबसे पहले सिर से पांव की ओर होगा विकास, फिर केंद्र से बाहर की ओर होगा, फिर स्वरूप के बाद क्रियाएं। तो इसको इन चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो आप इस चित्र में देखते हैं ये सिर से पांव की ओर, ये आप देख रहे हैं यहाँ से सिर से पांव की ओर, ठीक है। तो सिर से पांव की ओर और फिर ये देखिए ये केंद्र है। अब केंद्र से पूरा ये पूरा आपका बाहर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया केंद्रीय कक्ष और ये है विकर्ण की दिशा, मध्य से बाहर और सिर से पैर। तो आप चित्र के माध्यम से ये चीज को समझ सकते हैं कि सिर से पांव की ओर, फिर केंद्र से बाहर की ओर, स्वरूप के बाद की क्रियाएं। फिर है वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें आपको क्या देखना है, शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाता है कि मनोवैज्ञानिक वैयक्तिक भिन्नताओं के सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा गया है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग-अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं, तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होती हैं। तो कुछ लोगों में ये बहुत जल्दी विकसित हो जाती है और कुछ लोगों में ये बहुत देर में विकसित होती है। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में समानता नहीं पाई जाती है। अगला सिद्धांत है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से पक्ष होते हैं, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, संवेग होते हैं और मनोगत्यात्मक विकास के जो जितने भी पक्ष होते हैं उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। इन दृष्टिकोणों से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। अगला सिद्धांत है परिपक्वता व अधिगम का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। परिपक्वता से वृद्धि व विकास दोनों प्रभावित होते हैं। बालक किसी भी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है और यही परिपक्वता अन्य कार्यों को करने में बालक की मदद करती है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित है
और वह भौतिक रूप से तैयार नहीं है, तो वह बालक उस कार्य को करने में असमर्थ ही होगा और उस बालक से अधिक आशाएं रखनी भी नहीं चाहिए। विकासात्मक कार्य क्या होता है? अब इसको देखते हैं। बचपन के व्यापक कार्य जिन्हें बच्चों को उचित समय पर जीवन कौशल सीखने के लिए प्रत्येक चरण में पूरा करने की आवश्यकता होती है, उसी को विकासात्मक कार्य कहते हैं। यानी जो बचपन के जितने भी व्यापक कार्य हैं, जिनको बच्चों को उचित समय पर जितने भी जीवन कौशल यानी जीवन यापन करने के लिए जितने भी कौशल हमें सीखने की आवश्यकता है, उसके जितने भी चरण हैं, उसको पूरा करने की आवश्यकता होती है, तो वही आपका विकासात्मक कार्य होता है। बच्चे द्वारा अगले चरण के कार्यों को शुरू करने से पहले एक चरण के कार्यों को पूरी तरह से महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जितनी जल्दी वह किसी कार्य में महारत हासिल कर लेता है, अगले चरण के कार्यों को निपटाना उतना ही आसान हो जाएगा। बच्चे पूरे बचपन में अधिकांश कार्यों पर काम करना जारी रखते हैं। हालांकि आमतौर पर एक चरण ऐसा होता है जिसमें कोई एक कार्य सबसे प्रमुख होता है। यह जानना क्यों महत्वपूर्ण है? आप जानते हैं कि आपके बच्चे किन कार्यों पर काम कर रहे हैं। आप उन कौशलों को मॉडल रूप में सिखा सकते हैं जो उन्हें उनकी उम्र के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे। आप अधिक धैर्यवान हो सकते हैं। इस बात की संभावना कम होगी कि आप अपने आप को या अपने बच्चों को दोष दें जब वे विकास की दृष्टि से उचित तरीके से निराश करने वाला व्यवहार करते हैं। किशोरों की अवज्ञा, विरोध और आलोचनात्मकता और साथियों पर ध्यान दे सकते हैं। आप अपने बच्चों को उनके विकासात्मक कार्यों की अभ्यास प्रवृत्ति के लिए पुष्टि कर सकते हैं। विभिन्न विभिन्न उम्र के बच्चों का विकास अब हम देखेंगे। तो 0 से 18 महीने के बच्चे के विकास को हम देखते हैं। इसमें अपने पर्यावरण पर भरोसा करना सीखते हैं बच्चे। 0 से 18 महीने के जो बच्चे होते हैं, विश्वास है कि उनकी जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। प्यार और देखभाल के योग्य महसूस करना, उनके देखभाल करने वालों के साथ एक बंधन स्थापित करना, उनकी दुनिया की खोज करना। 18 महीने से 3 साल के बच्चे अधिक स्वतंत्र होते हैं, खुद को माता-पिता से अलग समझने लगते हैं। चीजों का मालिक होना, यानी इस आयु समूह के जो बच्चे होते हैं, यह आयु समूह साझा करना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि वे चीजों जो उनकी अपनी नहीं है। मतलब हर चीज पे जो उनको उनको मालिकाना हक हो जाता है, वो क्या करते हैं, जो 18 से 3 साल के बच्चे होते हैं, वो चीजों को साझा करना पसंद नहीं करते हैं। जिन चीजों पर उनका अधिकार नहीं है, उसमें भी वो क्या करते हैं, उसमें मालिक बनने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ तक कि वे चीजें जो उनकी अपनी नहीं है, उसको भी अपना ही समझते हैं। फिर जो 18 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उनकी दुनिया का पता लगाना जारी रखना चाहिए, भावनाओं की पहचान करना चाहिए और उन्हें उचित तरीके से व्यक्त करना शुरू करते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे किसी कार्य की योजना बनाना और उसमें संलग्न होना सीखने लगते हैं। उनकी दुनिया का पता लगाना और यह पता लगाना जारी रखते हैं कि यह कैसे काम करता है। शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं। यह सीखना कि व्यवहार के परिणाम होते हैं। सामाजिक रूप से उचित व्यवहार प्राप्त करना। 6 से 12 साल के बच्चे कठिन कार्यों में महारत हासिल करना सीखते हैं। नियमों को स्वीकार करना और उनका पालन करना और उन्हें आंतरिक बनाना। विकासशील जिम्मेदारी, सामाजिक कौशल सहित कई नए कौशल सीखना, विशेष रूप से समलैंगिक सहकर्मी संबंध। समान लिंग के वयस्क रोल मॉडल का चयन करना। यह सीखना जारी रखना है कि दुनिया कैसे काम करती है। उनकी स्वतंत्रता में वृद्धि हो जाती है। उनकी तर्क करने की क्षमता को बढ़ाना, अधिक सहयोगी बनना।
अब 12 से 18 साल के बच्चे अपनी स्वयं की पहचान स्थापित करना चाहते हैं। यहाँ पे माता पिता से भावनात्मक रूप से अलग होने लगते हैं। विभिन्न मूल्यों के साथ प्रयोग करना और अपने स्वयं के मूल्य तय करना। विपरीत लिंग से कैसे संबंधित है इसके बारे में सीखना। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को फिर से शुरू करना। अब हम देखेंगे विकास के क्षेत्र। इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, नैतिक आदि विकास में विचलन और इसके निहितार्थ। तो व्यक्ति विकास के विभिन्न आयाम अब हम देखेंगे। मनुष्य की आयु के साथ होने वाले परिणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से लगाया जाता है। मानव विकास के विभिन्न आयामों की इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। जो मानव विकास के विभिन्न आयाम है उसको इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसको आप चार्ट में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों का सर्वांगीण विकास, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है उसमें क्या क्या पक्ष आते हैं। शारीरिक, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और प्रारंभिक साक्षरता, संज्ञानात्मक। तो हम अब सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विकास को। तो शारीरिक विकास जन्म से पूर्व ही गर्भावस्था में ही व्यक्ति का शारीरिक विकास प्रारंभ हो जाता है, जो एक स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है, जिस पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में मनुष्य के शारीरिक विकास में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था। जन्म के समय और संपूर्ण शैशवावस्था में बालक का भार बालिका के भार की तुलना में अधिक होता है। बालक की लंबाई जन्म के समय लगभग 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर होती है। यह 6 वर्ष तक लंबाई लगभग 100 या 110 सेंटीमीटर हो जाती है। शुरुआत के 2 वर्षों में शिशु के सिर का विकास तेजी से होता है, जो बाद में दूसरे अंगों के विकास की तुलना में धीमा पड़ जाता है। प्रथम महीने में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर 100 बार प्रति मिनट रह जाती है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था। यह अवस्था शारीरिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। 12 वर्ष तक भार लगभग 80 से 95 पाउंड के मध्य हो जाता है। इस अवस्था तक स्थायी दांत निकल आते हैं। बाल्यावस्था में लंबाई केवल 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है। किशोरावस्था। किशोरावस्था में किशोरों का भार किशोरियों की तुलना में अधिक बढ़ता है। इस अवस्था में ऊंचाई में तीव्रता के साथ वृद्धि होती है। 15 वर्ष की उम्र में किशोर तथा किशोरियों की ऊंचाई लगभग समान रहती है। 18 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते किशोरों की लंबाई किशोरियों से 6 से 7 सेंटीमीटर अधिक हो जाती है। किशोरावस्था में अस्थिकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास। ये था शारीरिक विकास। अब हम देखेंगे सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल बालकों में व्यवहार करने तथा समायोजन करने की योग्यता का विकास ही सामाजिक विकास या सामाजिकरण कहलाता है। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता। 1 वर्ष के भीतर शिशु माता पिता को पहचानने लगता है,
प्रेम और क्रोध के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। 2 और 3 वर्ष की आयु के बीच बालक खेलने के लिए साथी बनाकर उनसे सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। 5 या 6 वर्ष की आयु में बालक में नैतिक भावना का विकास होता है। बाल्यावस्था में नए वातावरण से अनुकूलन करना व समूह बनाकर या समूह में शामिल होकर सामाजिक गुणों का विकास करता है। किशोरावस्था में मित्रता की भावना का समुचित विकास हो जाता है। इस अवस्था में समूहों का निर्माण, उद्देश्य, पिकनिक, सिनेमा देखना, नृत्य, संगीत द्वारा सामाजिक विकास होता है। अब अगला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का अर्थ होता है देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना। इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य होगा जानने की वृद्धि तथा क्षमता, समयानुसार समझना और अवबोधन करना, जो कि परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने से सुसाध्य होता है। संज्ञान में मानसिक प्रतिमानों की संरचना करने की योग्यता समाहित है, जिसमें विचार, तर्क, स्मृति और भाषा की भूमिका है। प्रत्येक व्यक्ति का उसकी प्रेक्षण करने की विशिष्ट रीति के अनुसार उसका खुद का विशिष्ट प्रतिमान होता है। यही एक तरीका है जिससे सीखने वाला अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में सीखता है। भाषा और प्रारंभिक साक्षरता विकास। लगभग सभी लोग एक ही तरीके से अपनी-अपनी भाषा का विकास करते हैं। यह बात अलग है कि भाषा विकास की गति हर एक की भिन्न-भिन्न होती है। यह माना जाता है कि सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आसपास का वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना। ऐसी स्थिति में बालक की परिपक्वता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भाषा के विभिन्न अंश और उसके प्रयोग के तरीके बहुत हद तक अनुभव पर निर्भर करते हैं। अनेक भाषाओं के विकास और संप्रेषण प्रक्रिया के अनुसार महत्वपूर्ण परिवारों के बच्चों के बीच अंतर करते हैं। ऐसे परिवार वे होते हैं जहां संप्रेषण अधिक सीमित होता है और जहां बच्चों की बात बहुत कम सुनी जाती है और उन पर कम ही ध्यान दिया जाता है। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने, पूछने, उस पर सोचने, विमर्श करने तथा लिखित रूप से अभिव्यक्त करने से सबसे अधिक सीखते हैं। अर्थ से पहले अवधारणा को ग्रहण करते हैं। विद्यालय में प्रवेश करते समय बच्चे के पास बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं जो उसकी अपनी परिवेश की भाषा में ही होती हैं। अब हम देखेंगे नैतिक विकास। चरित्र एक अर्जित मानसिक संरचना है जिसमें बालक उस सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यवहार करता है जिसके बीच उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियां, संवेगों, अस्थायी भावों और आदतों का नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्र का आधार मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यह मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। सामान्यतः माध्यमिक विद्यालय स्तर के बालक दूसरे लोगों द्वारा उन नियमों का पालन न करते देख भ्रमित होते हैं जो कुछ लोगों पर लागू होते हैं, परंतु कुछ लोगों पर नहीं। उदाहरण के लिए हम बच्चों को अपनी नोटबुक से पृष्ठ फाड़ने से मना करते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी नोटबुक से 2 या 3 खाली पृष्ठ फाड़ लेते हैं। इस प्रकार के अनुभव बालकों के नियमों के प्रत्ययों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है? जैसे हम बच्चों को मना करते हैं कि नोटबुक में से पेज को नहीं फाड़ना चाहिए, लेकिन कई बार हमें जरूरत पड़ती है तो हम बच्चों की ही जो नोटबुक होती है उसमें से 2 या 3 खाली पृष्ठ फाड़ लेते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अनुभव होते हैं वो बालकों को जो नियम है उसका जो प्रत्यय है उसको परिवर्तित कर देते हैं। अब हम देखेंगे
किशोरावस्था को समझना। इसमें संस्थागत समर्थन की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यकताएं, चुनौतियां और निहितार्थ को देखेंगे। तो किशोरावस्था, एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना। अतः शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की तरफ संक्रमण करता है। 12 से 18 वर्ष की आयु को विद्वानों ने किशोरावस्था का काल माना है। किशोरावस्था जन्म के समय, शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बाद मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जो कि बाल्यावस्था की समाप्ति के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के पहले समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवन का बसंत काल किस अवस्था को कहा जा सकता है, तो आप यहीं पे इसको याद कर लीजिए कि किशोरावस्था को जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था भी होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि तूफान और तनाव की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो जो किशोरावस्था होती है वो तूफान और झंझावत की अवस्था होती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछा है कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था को माना जाता है, तो किशोरावस्था को माना जाता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं में बहुत तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इस अवस्था में होता है। किशोरावस्था की विशेषताएं, तो किशोरावस्था की विशेषताएं देख लीजिए। इसमें शारीरिक विकास होगा, मानसिक तथा बौद्धिक विकास होगा, कल्पना की भूलता हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे बहुत ज्यादा कल्पना करने लगते हैं, आत्म केंद्रित होना, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, विद्रोह की प्रवृत्ति होती है। कोई भी चीज आप मना करेंगे तो उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती है, तो वो विद्रोही स्वभाव के हो जाते हैं। इसमें संवेगात्मक विकास हो जाता है, बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। अ, बहुत तरह के संवेग होते हैं, वो उनके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं होती है किशोरों के अंदर। अपराध वृत्ति भी यहीं पे उत्पन्न होती है। रुचि एवं अभिरुचियों का विकास होता है। काम भावना भी यहीं पर जागृत होती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति आती है। व्यवहार में भिन्नता आ जाती है। सामाजिक भावना विकसित होती है। मानसिक स्वतंत्रता की भावना आ जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि भावना हो जाती है, उनको हर चीज जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। स्वाभिमान यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाता है और धार्मिक भावना भी यहाँ पे जागृत हो जाती है। किशोरावस्था के बालक को समझाना कठिन है, लेकिन किशोरावस्था में होना भी कठिन है, क्योंकि हमारे बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिस पर वे भरोसा कर सकें, उनसे सलाह ले सकें और अपने जीवन के अच्छे, बुरे और डरावने अनुभवों को उनके साथ साझा कर सकें। उन्हें सुधारने पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने बच्चों के जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। किशोरावस्था में होना कठिन होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब वे अपने माता-पिता और शिक्षकों से अधिकतम सहयोग चाहते हैं। वे हमेशा यह नहीं बता पाते कि वे कैसा महसूस करते हैं और वे चीजों को अपने अंदर ही रखते हैं, जो उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। माता-पिता और शिक्षकों को इस चुनौतीपूर्ण समय में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। शुरुआती दिनों में ही उनसे बात करना महत्वपूर्ण है, चाहे आपका बच्चा अपने मन की बात बताता हो या नहीं। उनका हर समय ध्यान रखना चाहिए। आपके शुरुआती हस्तक्षेप से उन्हें अपनी कठिनाइयों को दूर करने
और स्कूल में बच्चों के संघर्ष के दौरान सामने आने वाले मनोवैज्ञानिक मुद्दों से निपटने में मदद मिलेगी। आइए हम किशोरावस्था के दिमाग को समझने और चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करने वाले व्यवहार पर ध्यान दें। सबसे पहले उनकी मदद करने से पहले खुद को अच्छे से तैयार करें। यदि आपका बच्चा अकादमिक रूप से परेशानी का सामना यदि आपका बच्चा अकादमिक रूप से परेशानी का सामना कर रहा है, तो उनकी मदद करने के लिए आप फिर से एक छात्र बन जाएं। विश्वसनीय और भरोसेमंद संसाधनों के माध्यम से सीखने के लिए प्रतिबद्ध बने। संबंधित विषयों में विशेषज्ञों के साथ व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लें और विभिन्न प्रामाणिक दृष्टिकोण से पढ़ाई करें। आवश्यक संसाधनों और निर्देश के बिना कठिन विषयों को पढ़ाना बच्चों की समझ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शिक्षक समान भावनात्मक और शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ इसे खत्म कर सकते हैं। शिक्षक क्या कर सकते हैं? समान भावनात्मक और शैक्षणिक प्रशिक्षण के साथ इसे खत्म कर सकते हैं। माता-पिता और शिक्षकों को यह पता होना चाहिए कि छात्रों के अपरिहार्य सवालों के जवाब कैसे देना है। एक सहायक संस्कृति बनाएं। कैसे बनाएंगे? खुलेपन और समर्थन की संस्कृति बनाने में समय व्यतीत करें, जहां बच्चे अपनी चिंताओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें सीखने और जीवन तत्वों के बीच संबंध विकसित करने और तलाशने में मदद करें। ऐसे में जब प्रत्येक घटना अद्वितीय होती है, एक इंसान के रूप में हम हम जो अनुभवों और भावनाओं को साझा करते हैं, वे हमें सार्थक तरीकों से समय, भूगोल या संस्कृति की परवाह किए बिना दूसरों के अनुभवों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को सुनें और समझें। आपको अपने बच्चों के साथ सहानुभूति रखना सीखना चाहिए। उनकी कमियों या गलतियों पर चिड़चिड़ाने के बजाय आपको उनका मददगार बनना चाहिए। उन्हें सिखाने की कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। उन्हें सिखाएं कि कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता और पूर्णता प्राप्त करने के बजाय उन्हें प्रत्येक दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। फिर है वास्तविक जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डालें। तो आपको क्या करना है? उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों पर प्रकाश डालना है। शिक्षकों और माता-पिता को छात्रों को प्रेरित करने के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। उन लोगों के अनुभवों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने प्रयास से एक खास मुकाम हासिल किया है, ताकि किशोरों के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। जब छात्रों के सामने कोई लक्ष्य होता है, तो वे अधिक मेहनत करते हैं। तो ये किशोरावस्था हो गया पूरा। अब एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे यहाँ पे समाजीकरण, और जो ये पहला यूनिट है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो हम समाजीकरण को देखेंगे। समाजीकरण में आपको क्या-क्या देखना है? प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण एजेंसियों की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता सुनिश्चित करना। तो चलिए देखते हैं समाजीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके लिए अनेक संस्थाएं, नियम एवं समूह समाज में स्थापित हैं, जिसे साधन एवं अभिकरण कहते हैं। अभिकरण का तात्पर्य व्यक्तियों के संकलन से है, जो साधनों का प्रयोग कर समाजीकरण के लक्ष्य को साकार करते हैं। व्यक्ति विभिन्न संस्थाओं एवं समूहों से जितना अनुकूलन कर लेता है, समाजीकरण उतना ही सफल माना जाता है। समाजीकरण के अभिकरण दो भागों में विभाजित किया सकता है। जो समाजीकरण के अभिकरण है, उनको दो भागों में विभाजित किया सकता है, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। तो ये छांटने के लिए दे देता है कि प्राथमिक संस्थाओं में क्या क्या आता है और द्वितीयक संस्थाओं में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक संस्था है आपकी पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी समूह, विवाह। यानी प्राथमिक में
आस पड़ोस आ जाएंगे, खेल का मैदान आ जाएगा जहाँ बच्चे खेले जाते हैं। नातेदारी मतलब ये जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनका जो समूह होता है, विवाह। दूसरा है द्वितीयक संस्थाएं। इसमें आपका आ जाएगा शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। फिर सामाजिकरण के अभिकरण में हम प्राथमिक संस्थाओं को पहले देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले परिवार। सामाजिकरण की संस्था में परिवार का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि परिवार में ही बच्चा जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। इस समय बच्चे का मस्तिष्क खाली रहता है, वह उसी तरह की क्रियाएं एवं व्यवहार सीखता है जिस तरह परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। तो यानी जब बच्चा परिवार जब जन्म लेता है, जब चीजों को समझने लगता है, तो उसको सीखने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? परिवार। तो जिस तरह का माहौल आपके परिवार का होता है, वैसे ही बच्चे जो है क्रियाएं और व्यवहार करना सीखते हैं। इसलिए जो भी क्रियाएं हों और जो भी व्यवहार हो वो अच्छे हों, ताकि बच्चे अच्छी चीजें ही सीखें। तो उसी तरह की क्रियाएं और व्यवहार सीखता है जिस तरह परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। धीरे धीरे बच्चा समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं आदि को सीखता है। परिवार में ही माता पिता एवं अन्य सदस्य बच्चे के सही कार्य के लिए स्नेह एवं गलत कार्य पर डांट, हल्का दंड देते हैं। इस तरह बच्चा उचित अनुचित सही गलत में भेद करना सीखता है। यानी अगर अच्छा काम करे तो उन्हें स्नेह दीजिए और गलत काम करे तो उनको हल्का दंड देंगे, तब वो उचित और अनुचित में भेद करना सीख जाएगा। छोटे होने के कारण बच्चों में आज्ञाकारिता के गुण पैदा होते हैं। परिवार के द्वारा ही बच्चों में आदर्श नागरिक, प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, दया, क्षमा, परोपकार, देश प्रेम आदि गुणों का समावेश होता है। अब है प्राथमिक संस्था में पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे के समाजीकरण में विशेष योगदान होता है। परिवार के बाद बच्चा पड़ोस के ही संपर्क में आता है और पड़ोसी के व्यवहार द्वारा बच्चे में अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। पड़ोसी की प्रशंसा एवं निंदा द्वारा बच्चा ही नहीं, युवक भी अपने व्यवहार में सुधार लाता है। शहरों एवं अनजान स्थानों पर पड़ोसी से ही व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है। फिर है क्रीड़ा समूह। सामाजिकरण की दृष्टि से क्रीड़ा समूह या मित्र मंडली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा अपनी उम्र के लोगों से परिचित होता है, खेल के नियमों का पालन करना वह सीखता है, जिससे उसमें अनुशासन एवं नियंत्रण के गुण विकसित होते हैं। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा की भावना ग्रहण करता है। साथ ही खेल में हार जीत होने पर परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना भी सीखता है। रिजमैन के अनुसार खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। अगला है नातेदारी समूह। नातेदारी समूह में रक्त एवं विवाह दोनों संबंधी आ जाते हैं। इसके अंतर्गत भाई बहन, पति या पत्नी, सास ससुर, देवर भाभी आदि सम्मिलित हैं। इन सभी के प्रति व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं सीखनी एवं निभानी पड़ती हैं। विवाह। विवाह का व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के एवं लड़कियों को पति व पत्नी की परिस्थिति प्राप्त हो जाती है। साथ ही इस परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं का पालन करना पड़ता है, नए दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है, परिवार में नए नातेदारों के साथ अनुकूलन भी करना पड़ता है। तो ये सब थे प्राथमिक संस्थाएं। अब हम देखेंगे सामाजिकरण के अभिकरण की द्वितीयक संस्थाएं। इसमें सबसे पहले है शैक्षणिक संस्थाएं। तो शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि सम्मिलित हो जाते हैं। इन संस्थाओं में बच्चा अपने अध्यापकों के समीप होता है, पाठ्य पुस्तकों द्वारा नए ज्ञान प्राप्त करता है, तर्क वितर्क की क्षमता विकसित करता है, घटना का कार्य कारण संबंध समझने का प्रयास करता है। इस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चे का संपूर्ण मानसिक विकास होता है। अगला है धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं नियंत्रण में धार्मिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ईश्वर, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, कर्म तथा पुनर्जन्म आदि मनुष्यों को भयभीत एवं नियंत्रित करता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय,
सद्चरित, कर्तव्य, दया, क्षमा, त्याग आदि गुणों के विकास में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि संस्थाएं व्यक्ति को आदर्श नियमों के अनुरूप आचरण करने को प्रोत्साहित करती हैं। अगला है सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाएं व्यक्तित्व एवं नैतिक विकास में योगदान देती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, कवि सम्मेलन, नाटक मंडली, क्लब आदि व्यक्तित्व विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज की प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला आदि से परिचित होता है। अगला है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को स्वयं एवं परिवार के जीविकोपार्जन के योग्य बनाती हैं। कार्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न आर्थिक संघ आदि वह तरीका बताते हैं कि हम बाजार, बस, दुकान आदि जगहों पर कैसा व्यवहार करें। हमें हमारे अधिकारों का बोध भी कराती हैं। साथ ही ये संस्थाएं लोगों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन का भाव पैदा करती हैं। अगला है द्वितीयक संस्थाओं में राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं जैसे संसद, विधायिका, कार्यपालिका आदि व्यक्ति को कानून, शासन, प्रशासन, अधिकार, कर्तव्यों का बोध कराती हैं। लोकतांत्रिक एवं तानाशाही या सैन्य शासन के समाजीकरण में बहुत अंतर पाया जाता है। तानाशाही में व्यक्ति के अधिकार समाप्त रहते हैं, जबकि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य सुनिश्चित किए जाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे समाज में समन्वय स्थापित हो जाता है। तो ये थे प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। अब हम देखेंगे बालक के जीवन पर घर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। तो घर बालक की प्रथम पाठशाला है। बालकों को घर पर नैतिकता एवं सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है। सामाजिक तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। सामाजिक व्यवहार अनुकरण करता है। सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने में घर का योगदान मुख्य है। उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योग देता है घर। रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास होता है घर में। बालक की व्यक्तित्वता का विकास होता है घर में। प्रेम की शिक्षा घर में ही मिलती है। सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण भी घर में ही विकसित होते हैं। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे, तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा करे और निर्माण करे, तो आपको घर का जो माहौल है वो बहुत ही सुंदर बनाना होगा। तो इस प्रकार हमने ये जो फर्स्ट यूनिट था इसको पूरा खत्म ही कर दिया। तो आप इसको देख लीजिए। तो हमारा फर्स्ट यूनिट का नाम था शिक्षार्थी को समझना। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजों को देख लिया। अब एक एक यूनिट को खत्म करूंगी और एक एक यूनिट से बनने वाले प्रश्नों को भी जल्द ही लेकर आऊंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं कोशिश करूंगी कि 4 से 5 दिन में जो पेडागोगी का जितना भी यूनिट है उसको खत्म कर दूं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।